हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक नए बिंदु के साथ हम फिर से उपस्थित हैं और आज का जो नया बिंदु है वो बहुत छोटा सा है लेकिन है महत्वपूर्ण। और वह बिंदु है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी के आधार पर मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण किस तरह से होता है ये हमको समझना है। यानी जो मधुमक्खी है जिसको हम मधुप भी बोलते हैं, तो मधुप में लिंग निर्धारण, ठीक है ना, लिंग निर्धारण। ठीक, ये हमारा आज का टॉपिक है कि जो मधुप होता है यानी मधुमक्खी, उसमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है, क्या ऐसे उसमें प्रक्रिया होती है, ये इसको समझना है। तो देखिए, मधुमक्खी जो होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है उसमें विविधता है। यानी क्या होता है कि जो मादा मधुमक्खी होती है, जो नर है उसमें 16 गुणसूत्र होते हैं और जो मादा होती है, मादा, उसमें 32 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है ना। यानी जो नर होता है उसमें मादा की अपेक्षा आधा गुणसूत्र होते हैं। ठीक है ना। अब होगा क्या, इसमें लिंग निर्धारण कैसे होगा, तो आपको ध्यान से समझ लेना है कि जब इसमें युग्मक जनन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन की क्रियाएं होंगी और इसमें से 16-16 वाले क्या बनेंगे, गुणसूत्र वाले बनेंगे। ठीक है ना, युग्मक। ठीक है, इसमें जो युग्मक बनेंगे 16-16 गुणसूत्र वाले बनेंगे। और जो नर में युग्मक जनन की क्रिया हो रही है वो कैसा, समसूत्री विभाजन के द्वारा हो रही है। किसके द्वारा, समसूत्री के द्वारा। ठीक है, मादा में अर्धसूत्री, ठीक है, अर्धसूत्री के द्वारा, और नर में समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक जनन की क्रिया हो रही है। तो नर में यथावत जब समसूत्री हो रहा है तो 16 गुणसूत्र ही आ जाएंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि मादा जो अंडे दे रही है वो 16-16 गुणसूत्र वाले होते हैं, अगुणित होते हैं, और नर तो पहले से ही अगुणित है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब नर के द्वारा किसी भी अंडे को निषेचित कर दिया जाता है, किसी भी अंडे को निषेचित कर दिया जाएगा तो उससे मादा मधुमक्खी बनेगी। क्या बनेगी, मादा मधुमक्खी। ठीक है, मादा मधुमक्खी के अंतर्गत दो, चूँकि इनमें सामाजिकरण पाया जाता है तो इनमें व्यवस्था होती है एक, तो इसमें से रानी मक्खी जो होती है, रानी मधुमक्खी, और श्रमिक और रानी, ये दो प्रकार की मादाएं जो होती हैं ये बनती हैं। ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 32 होगी। लेकिन जो निषेचित अंड नहीं होता, जो अनिषेचित अंड होता है, जिसको निषेचित नहीं करता है नर, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, नर बनता है। बात इतनी क्या आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो नर में तो पहले से ही अगुणित गुणसूत्र होते हैं, 16 की संख्या में होते हैं, मादा में 32 होते हैं। तो जब समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक जनन की क्रिया नर में हुई और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक जनन किसमें हुई, मादा में हुई, तो मादा में जो जितने भी अंड बनेंगे, अंडाणु बनेंगे, वो कितने बनेंगे, 16-16 वाले बनेंगे। यानी कैसे, गुणसूत्र, अगुणित गुणसूत्र बनेंगे। और नर का जो युग्मक है तो वो तो पहले से नर ही कैसा है, अगुणित है। ठीक है, तो नर में क्या, 16 गुणसूत्र, और मादा के अंड में भी 16 गुणसूत्र। अब आपको यहाँ से ध्यान देना है कि जो मादा का अंडाणु होता है, जब वह शुक्राणु से, नर के शुक्राणु से या नर के द्वारा निषेचित हो जाता है तो मादाएं बनती हैं। ठीक है ना। और वो मादाएं कौन सी हो सकती हैं, रानी और श्रमिक। ठीक है, लेकिन जो अंडे बिना निषेचन के रह जाते हैं, अर्थात जिनका निषेचन नहीं होता है, ऐसे अंडों से क्या बन जाते हैं, नर बन जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इससे क्या मतलब निकलता है, इससे मतलब ये निकलता है कि जो नर होते हैं उनके पिता भी नहीं होते और उनके पुत्र भी नहीं होते। ठीक है, जो नर होते हैं उनके पिता भी नहीं होते और पुत्र भी नहीं होते, लेकिन दादा और पोते जरूर होते हैं। कैसे, आपको समझना है। देखिए, ये जो नर है, ठीक है, इसका पुत्र है क्या, देखिए इसके निषेचन के बाद, देखिए जब इसका निषेचन होता तो मादाएं बन जाती हैं, तो इसका पुत्र तो संभव नहीं है। ठीक है,
और दूसरी बात, जब इसका पुत्र संभव नहीं तो इसका पिता भी, तो अब जैसे यहाँ नर बना है, ये नर बना है तो अनिषेचित अंड है, तो इसका पिता भी नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो नर होता है, नर के पुत्र नहीं होते, ये आप देख रहे हैं ग्राफ में, क्योंकि जो नर होता है वो जब निषेचित करता है अंड को तो मादाएं बनती हैं। ठीक है, नर बनता ही नहीं है, इसलिए नर का पुत्र नहीं होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन आप देखिए कि जो नर बना हुआ है यहाँ पे 16 गुणसूत्रों वाला, ये अनिषेचित अंड से बना हुआ है, अर्थात इसमें पिता का निषेचन नहीं है। पिता के जो शुक्राणु हैं वो इसको निषेचित नहीं किए हैं, मादाओं से बने हैं, अनिषेचित अंड से बना, इसलिए इसका पुत्र भी नहीं है, ये इसका पिता नहीं है। ठीक है ना, इसका पुत्र नहीं है और इसका पिता नहीं है। तो अब पोते कैसे होंगे? तो देखिए, अब बात यह है कि जो ये नर है, ध्यान देना, ये नर क्या करेगा, अगले वाले मादा अंडाणु को फिर से निषेचित करेगा। ठीक है, जब निषेचित करेगा तो उसमें मादाएं बनेंगी, और मादाएं जो होती हैं, जैसे मान लीजिए ये निषेचित किया, ध्यान दिए, यहाँ से समझ में आपको हो जाएगा, ये जो नर है ये निषेचित किया तो मादाएं बनी है, ये 32 की जो गुणसूत्र संख्या आप देख रहे हो। अब इनमें पुनः क्या होगा, 16 अंडाणु बनेंगे, ध्यान देना है, 16 जो अंडाणु बनेंगे वो किसी नर के द्वारा जब निषेचित होंगे, ठीक है, तो नर के द्वारा निषेचित होंगे तो मादाएं बन जाएंगी, लेकिन जो अनिषेचित है वो तो नर ही है, तो तीसरी पीढ़ी में नर दिखता है, इसका मतलब पोते हो जाते हैं, और पोते हैं मतलब उनके दादा भी हैं। ठीक है, लेकिन जो पिता और पुत्र इसमें नहीं होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और दूसरी कंडीशन क्या इसमें कह रही है कि जो इसमें मादा होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n होती है, 2 गुणित होती है, लेकिन जो नर होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, n होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें मादाएं 2 गुणित गुणसूत्र वाली हैं और नर अगुणित वाले हैं, तो इस लिंग निर्धारण को क्या कहा जाता है, अगुणित द्विगुणिता कहते हैं। अगुणित द्विगुणिता, द्विगुणिता आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण जो होता है वो किस में पाया जाता है, मधुमक्खी में, मधुप में। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत छोटा सा बिंदु है लेकिन है महत्वपूर्ण, इसलिए इसको अच्छे से पूरा देख लेंगे और फिर एक बार बुक में पढ़ भी लेंगे। बुक में पूरा इसका ग्राफ भी दिया हुआ है, तो ये अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसी तरह से छोटे छोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लेके आपके पास आते रहेंगे। सभी का धन्यवाद।